बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स, कैसे हैं आप? आज इंशाल्लाह ताला हम अपना फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिससे वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शंस। ये तीनों चीज़ों का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हुए क्या ताल्लुक है, वैल्यूज़ क्या है, एटीट्यूड क्या है और जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, इनको डिटेल से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि इन तीनों का इंट्रोडक्शन क्या है। वैल्यू क्या है? वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। इन तीनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ये जितने भी ये जो वैल्यू है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, इन तीनों का ताल्लुक जो है इंसान की इंडिविजुअल की पर्सनालिटी से होता है। जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली वो इंडिविजुअल्स की जो फेथ है, उसकी राइट्स एंड रॉन्ग्स, उसके आइडियाज़, उसकी एक्टिविटीज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। When we say that the individual should be loyal to the organization, one such is an expression on individual standards, faith, or ideal be carried in part of his personality. वैसे भी कॉमन सेंस है कि जब हम कोई भी कहते हैं कि he and she is very committed to the organization, कि बहुत ज़्यादा committed है, तो उससे जो उसके फेथ और आइडियाज़ का पता चलता है कि how much he is concerned with your work, कि वो अपने वर्क के साथ किस कदर कंसर्न है, क्यों उसकी जो फीलिंग्स, उसकी जो फेथ, उसके जो आइडियाज़ हैं, वो बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करती है। विदाउट पर्सनैलिटी तो आप कुछ नहीं ना कर सकते। ये जो वैल्यूज़ इंसान की होती हैं, एटीट्यूड इंसान की बिहेवियर का है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, कमिटमेंट है, ये इन सब का बेसिकली ताल्लुक इंसान जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पर्सनैलिटी से होता है। एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एंड इंडिविजुअल फीलिंग्स, जैसे वैल्यू क्या है, फेथ, आइडियाज। एटीट्यूड क्या है, इंडिविजुअल फीलिंग्स अबाउट और फीलिंग टूवर्ड्स अदर पर्सन। किसी भी इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, किसी इवेंट्स के बारे में, किसी एक्टिविटीज़ के बारे में, जो वो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वो उसका एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड सच इफेक्टिव फीलिंग्स एज लाइक एंड डिसलाइक एंड सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शंस, our need, past experience, self-concept, and personality shape the beliefs and opinions we hold towards the perceived। देखिए, जो हम बेसिकली परसीव करते हैं अपनी पर्सनालिटी से कि या अदर्स लर्न करते हैं आप किसी भी चीज़ से या अपने एक्सपीरियंस से कि व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट इन योर ओन इवेंट्स। यानी कि इन सब का जो बेसिकली ताल्लुक होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हुए जब कोई बंदा काम करता है, कोई इंडिविजुअल, कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसके एटीट्यूड कैसा है, उसकी बिहेवियर कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, ही इज कमिटेड इन द वर्क, नॉट वाई। यानी कि आप उसकी होल जो हिस्ट्री है उसको कवर कर रहे होते हैं, और जो इंसान की इंडिविजुअल्स की होल हिस्ट्री है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होती है। बेशक वो उसकी वैल्यूज़ हो, उसका एटीट्यूड हो, या उसकी पर्सनैलिटी हो, उसका बिहेवियर हो, उसकी सेटिस्फेक्शन हो, उसकी कमिटमेंट हो, वट एवर। यानी कि वो तमाम जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वैल्यूज़ क्या हैं बेसिकली? देखिए, वैल्यूज़ आर बिलीफ एंड आर डिफाइंड सच एज बिलीफ अबाउट व्हाट इज डिजायरेबल एंड गुड। बिलीफ इंसान के क्या है, वैल्यूज़ वो होती हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एज अ वी आर मुस्लिम्स, वी नो व्हाट इज़ हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमें पता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, कौन सी चीज़ हमें बेस्ट रिजल्ट्स देगी, कौन सी चीज़ हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगी, ये चीज़ बुरी है, इसको हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, ये चीज़ अच्छी है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। एज अ ह्यूमन बीइंग्स भी आपको पता होता है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली आपकी क्या वैल्यूज़ आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छाई की तरफ आप अच्छा काम करना है, गुडनेस की तरफ जा रहे हैं या बैडनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन अपोजिट और कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के देखें कि वो आप पर्सनली कर रहे हो या सोशली, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल होता है, आपको बेस्ट पता होता है कि आपने क्या करना है।
जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उसका बेसिकली ये देखिए पर्पस होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए कुछ उसने कोड ऑफ एथिक्स बनाए होते हैं अपने काम के कि ये यहाँ बैठ के यहाँ पे आपने एम्प्लॉइज की ये ड्यूटी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इनके विदना एथिक्स उसने अपने जो एम्प्लॉयज है उसको इन्वॉल्व करना होता है और उनसे काम लेना होता है। वैल्यूज हैज कंटेंट एंड फेथ एलिमेंट। नो डाउट वैल्यूज का जो ताल्लुक है बेसिकली वो हमारे फेथ से होता है। एवरी पर्सन हैज वैल्यू इन बिल्ट इन हिम। इट इज अ फेथ दैट ही रिपोज इन सर्टेन एथिकल एस्पेक्ट्स। ये इंसानी फेथ है जो वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी से वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ वैल्यू क्या है? इसमें 6 टाइप्स ऑफ वैल्यू वैसे बेसिकली बताइए। थ्योरेटिकल वैल्यू। Theoretical value is related to importance and discovery of truth through rational approach। यानी कि वो कहता है कि ये वो अप्रोच है जिसमें आप उस सच्चाई की डिस्कवरी कर देते हैं कि इसमें बेसिकली किस हद तक ट्रूथनेस है कि if all the employees practice truth in true sense the organization would operate itself and there would not any need of the supervision। Truth is such a powerful value that a British employer had a belief in himself। कहते उसने ये एग्जांपल दिया कि जिसमें वो ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया के लिए पेश करा था तो उसने कहा है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आप ट्रूथनेस को आप फॉलो करेंगे ना, जस्ट कि एम्प्लॉयज जो सच्चाई का साथ दे देना, तो उनकी ये अंदर वैल्यू हो कि वो उनको पता हो कि हमने ये काम करना और उसकी ट्रूथनेस क्या है बेसिकली और हमने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। और अगर उनको वो सच्चाई का साथ देना तो उनको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद इस तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन सुपरविजन मीन्स ये नहीं है कि सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, उनका मतलब ये इस सेंस में ये है कि आप अगर एम्प्लॉयज़ अपने काम के साथ फुली कमिटेड हों, सच्चाई के साथ, ट्रूथनेस के साथ काम करें, तो उससे जो आउटपुट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत बेस्ट होती है। Economic value. It increases the usefulness and practicability of resources, effort put in the individuals and consequent value derived from it। इसमें उसने रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन किया कि जो आपके रिसोर्सेज हैं जो इंडिविजुअल उसमें किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर रहते हुए जो उनको ड्राइव किए जाते हैं। इट इज़ if the project is economically viable, a large sense, then it can be undertaken. Economic value is appreciated from a very broad sense and it spell a part of economic of the issues. It also add a human value. It can be considered it is the human aspect which make a economic value in large। देखिए जब इंसान काम कर रहा होता है वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की ये कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है। एक एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी उसको भी उसके जो आइडियाज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसके फेथ का ख्याल रखते हुए उसको भी इकोनॉमिकली इस तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेट करे। Aesthetic value. It is a form of harmony. We believe that all work must be done in a smooth manner and that there is a mutual understanding and sense of participation among the। कहते हैं कि ये हमारा अकीदा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए ये अकीदा है कि अगर एक काम बहुत स्मूथ मैनर्स के साथ जा रहा है और एक बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं उनकी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है, उनकी बड़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग हो रही है, बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है। एस्थेटिक वैल्यू इज डिस्प्लेड बाय अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन वर्सेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो है ना कुछ इख्तलाफात पैदा कर देना यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री एटमॉस्फेयर। तो वो कहते हैं कि ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें आपकी अफेक्टिवनेस बिल्कुल अफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी किसी किस्म का स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। और यानी कि वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन सच हैज डन इन हार्मनी पीस एंड पार्टिसिपेशन वन ऑफ एंड ऑल। सोशल वैल्यू ये भी आपके एक आप जो सोसाइटी से जो आप रिप्रेजेंट कर देते हैं एज अ बीइंग इंडिविजुअल्स, वो आपकी एक सोशल वैल्यू होती है। इट इज़ रिलेटेड टू लव ऑफ पीपल कि आप कैसे लोगों के आपके लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं। बाय पर्सन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं
आपका उनके साथ कैसा बिहेवियर है। अब अगर आप जाते थे, फॉर एग्जाम्पल हम जाते किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप कह देते हैं, तो उससे भी आपकी जो वैल्यूज है उसकी पता चलता है कि इसकी पर्सनैलिटी का बेसिकली ताल्लुक क्या है। It is related to love of people, sense of belongingness, and an attitude. We feel such values are very important in the organization that brings together the employees, which are bound by a sense of participation that leads to high level of motivation and high productivity. कहते कि जितना आपका लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छे मिलन जुलन होगा, लोगों के साथ आपकी मीटिंग बड़ी अच्छी होती है, इससे उतनी ही ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। पॉलिटिकल वैल्यू, इट रेफर्स टू पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ताल्लुक बेसिकली जाहिर पावर से होता है। कुछ हम अपने जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए लोगों को लेके आते हैं, अपने राइट्स और पोजीशंस को उनको बैठाते हैं, तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उनकी वैल्यूज़ हैं। तो वो किस तरीके से लोगों पे इन्फ्लुएंस हो रही होती है, उससे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, सोशल प्रोडक्टिविटी है, उसको इनका पता चलता है। रिलीजियस वैल्यू, नो डाउट हर बंदा जिस भी रिलीजन्स के अंदर रहते हुए और वो अपने रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी एज नेम सजेस्ट इट इज रिलेटेड टू डिस्प्ले वैल्यू विच वुड ब्रिंग यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग रेस्ट ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब कोई लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए काम कर रहे होते हैं, तो उनमें एक यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि यू आर मुस्लिम्स, यू आर नॉट मुस्लिम्स, यू आर नॉन मुस्लिम्स, यू आर मुस्लिम, यू आर जूस, यू आर वट एवर। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपने रहना, आपकी एक यूनिटी होनी चाहिए, काम करने का आपको ऑनर्स का पता होना चाहिए। दिस वैल्यू इज नो मोर इज बीइंग in organization and cross section of people or no working in organization world over. However, the positive impact of work environment in the organization cannot be understood based on the कि हम अगर रिलीजन पे कहेंगे कि ये है इसका ये मकसद है इसका ये है, तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉजिटिव इफेक्टिवनेस है वो कभी भी इनहेंस नहीं होगी। Value loyalty and ethical behavior. Organization culture and value system is a deep rooted, no doubt. जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और जो आपकी वैल्यूज हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की आप समझ लें कि झाड़ होती है, बेसिक गहरी झाड़ होती है। जब और एक मैं आपसे पहले भी बात करेंगे, जब एक इंडिविजुअल्स की जब एक जो पूरी पर्सनैलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही होती है। वर्कर आर जनरली लॉयल टू द एक्सपीरियंस। लेकिन वर्कर जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हो, ऑबिडेंस एज द वैल्यू इज स्ट्रिक्टली related to the Indian workers and the managerial cadre organization culture must emanate at the top leader of the organization. They have to practice right value system so that subordinates down the line also practice the same ethical behavior at the top level is a very important। कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पॉजिटिव है, अफेक्टिव है, लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो अचीव होगी। तो एथिक्स, उसमें कहे कि एथिक्स जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप प्रायोरिटी एक वैल्यू होती है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है। एटीट्यूड क्या है बेसिकली? एल्बर्ट ने एटीट्यूड इज अ मेंटल एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस exert a directive dynamic influence upon individuals' response to all object and situation with which it is related। देखें जो एटीट्यूड बेसिकली एटीट्यूड होता है वो आपका इनर होता है, जो आपका मतलब कि इसका ताल्लुक आपके मेंटल के साथ ज़्यादा होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आप कैसे रिप्रेजेंट खुद को कर रहे हैं। जो अब इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी सिचुएशन के अंदर रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो जो एम्प्लॉय है या इंडिविजुअल है उसका क्या रिस्पॉन्स है। एटीट्यूड एज द enduring organization of motivational, emotional, perceptual, and cognitive process
with respect to some aspect of the individual's world. उसने कहा कि नो डाउट इंडिविजुअल की जो एटीट्यूड है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोटिवेशनल, उसका इमोशन, उसका एटीट्यूड मोटिवेशनल है, एटीट्यूड इमोशनल है, परसेप्शनल है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि जो तमाम एस्पेक्ट्स में इंडिविजुअल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एटीट्यूड इज अ टेंडेंसी और predisposition to evaluate an object or symbol of that object in an certain way. In effect, attitude is used to generic sense as to what people perceive, feel and express their views about a situation कि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी सिचुएशन या किसी भी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज को देख के वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, क्या फील कर रहे थे, क्या एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने एटीट्यूड को बेसिकली। Objects attitude cannot be seen but the behavior can be seen as the expression of attitude। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो एटीट्यूड है we cannot see, और जो बिहेवियर है वो आपका इनर जो आपका बिहेवियर होता है और आपका जो ओवर होता है वो आपका इनर जो आपका एटीट्यूड होता है। जो एटीट्यूड है वो बेसिकली आपका इनर होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को देख के आपने एकदम से क्या रिएक्ट कर दिया। तो जो बिहेवियर है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कॉग्निटिव अफेक्टिव। कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज रिलेटेड टू वैल्यू सिस्टम। कहते हैं कि जो इसका कॉग्निटिव का बेसिकली जो ताल्लुक है वो दिमाग के साथ होता है, और उसमें भी ये कहा कि इसका जो इसका ना रिप्रेजेंट की वैल्यू को कर रहा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बिलीफ, आइडियाज, वैल्यूज। आपके क्या बिलीफ्स हैं, आइडियाज क्या हैं, क्या इंफॉर्मेशन है। इंडिविजुअल्स में पोजेस और हैज फेथ इन, क्या उसके फेथ के बारे में क्या आइडियाज है। क्वालिटी ऑफ वर्किंग हार्ड इज द वैल्यू स्टेटमेंट। क्या उसने कहा कि जो हार्ड वर्किंग है वो एक वैल्यू की क्वालिटी है कि वो कैसे किस तरीके से वो उसको लीड कर रहा होता है। अफेक्टिव कंपोनेंट है। अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज रिलेटेड टू पर्सन फीलिंग्स। इसका ताल्लुक इंसान के फीलिंग्स के साथ है। कॉग्निटिव का वैल्यूज के साथ है और इफेक्टिव का फीलिंग्स के साथ है। अबाउट अनदर पर्सन विच मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये पॉजिटिव भी फीलिंग्स हो सकती है, नेगेटिव भी, और मे बी न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव एंड टू सम एक्सटेंट नेगेटिव। आई डू नॉट लाइक माया बिकॉज, उसने कहा कि मैं माया को पसंद नहीं करता बिकॉज शी इज नॉट हार्ड वर्किंग, और मैं माया को पसंद करता हूँ बिकॉज शी इज हार्ड वर्किंग। कि ये दो सेंस हैं, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये फीलिंग्स से आपका इसका ताल्लुक है कि आप किसी भी सिचुएशन के बारे में जो आपकी फीलिंग्स है वो क्या एक्सप्रेस कर रही होती है। कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है? बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सिचुएशन। इसका ताल्लुक बेसिकली वेरियस सिचुएशन से, ऑब्जेक्ट से, जिसमें जो इंडिविजुअल बिहेवियर उसको लीड कर रहा होता है कि वो कॉग्निटिव भी हो, वैल्यूज भी उसके अंदर होने चाहिए, उसके अंदर फीलिंग्स भी होनी चाहिए। वो क्या कहता है? आई डू नॉट लाइक माया बिकॉज शी इज नॉट हार्ड वर्क इज एन अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि ये उसकी उस चीज के बारे में फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। therefore would like to disassociate myself with her is a behavioral component and therefore I would avoid Maya। मैं माया से बेसिकली अवॉइड कर रहा हूँ, वो उसकी पर्सनैलिटी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट इज द बिहेवियर। डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल बिहेवियर जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी, पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये नहीं है कि किसी सिचुएशन, वो जब किसी सिचुएशन या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एकदम आप इन्हें रिएक्ट कर रहे थे, दैट इज एटीट्यूड। डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल एटीट्यूड एंड गुड रिलेशनशिप विद मनी इज but natural neutral। individual favorable behavior is an outcome of the fact that mania is hardworking। cognitive and affective component are basis for such behavior। furthermore, two components cannot be seen, only the behavior component can be seen। ये तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि दो जो वैल्यूज और फीलिंग्स को देखा जाए और बिहेवियर्स का जो कंपोनेंट है उसको ही सिर्फ किया जाए। इन तीनों चीजें कहीं भी किसी भी सिचुएशंस में ये अक्कर होती हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड की टाइप्स क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट।
जॉब सेटिस्फेक्शन देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है तो यू आर कमिटेड टू देयर जॉब, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप किसी भी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस तरीके से अपने अचीवमेंट को इम्प्रूव नहीं कर सकते जिस तरीके से बेसिकली होनी चाहिए। जैसे to general attitude towards the job, a person having a high level of satisfaction will generally hold a positive attitude। कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब के साथ, ये आपके जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको शो कर रहे हैं। While dissatisfied people will generally display a negative attitude towards life, जाहिर है जब आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा आपकी सेटिस्फेक्शन भी किसी काम में नहीं होगी। When we talk about attitude, we generally speak about job satisfaction because the inner related in the organization behavior में job satisfaction का बहुत ज़्यादा काम है। Job involvement refers to the degree to which a person identifies himself। जॉब इन्वॉल्वमेंट में उसने कहा है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को पता चलता है कि वो किस कदर अपने आप को उसने आइडेंटिफाई किया किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हुए कि कितना वो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है किसी अपने काम के अंदर। कंसिडर परफॉर्मेंस के यानी कि उसने अपने सेल्फ वर्थ को कितना तो यूटिलाइज किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट्स दैट इंडिविजुअल्स केयर ऑफ हिज जॉब। अगर तो बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट है उसकी, बहुत आला क्वालिटी की इन्वॉल्वमेंट है उसकी, इसका मतलब है वो अपने जॉब के साथ उसकी बहुत ज़्यादा केयर है। और अगर नहीं है इट्स मीन एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट नहीं होगी आप अपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लॉयल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल हूँ, कमिटेड हूँ, तो उनका अचीव ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बड़े कॉमनली अचीव किया जा सकता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एम्प्लॉयज की कमिटमेंट नहीं है, refer to the degree to which an employee identifies himself with the organizational goals and wishes to maintain membership in the organization, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज को लॉयल और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है। Organizational commitment depend upon job enrichment factor and degree to which worker enjoy autonomy and freedom of action while performing। के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो बेसिकली एम्प्लॉयज अपनी किसी भी फ्रीडमली किसी भी काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज कमिटमेंट। एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी, देखिए जब तक आप किसी काम में कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपकी अचीवमेंट अच्छी नहीं होगी। जब रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी, हम जैसे हम कहते हैं ना रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, जब कंसिस्टेंसी किसी काम में होगी तो उससे जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर आउटसाइड फोर्स एक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल, कहते हैं जो कंसिस्टेंसी है एटीट्यूड और बिहेवियर में वो इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही होती है। कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट थ्योरी, सॉरी सॉरी फॉर दिस, ये थे कॉग्निटिव थ्योरी है जिस जो 1950s में बेसिकली इसको फेस्टेगर ने बयान किया था। द थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन लिंकेज बिटवीन एटीट्यूड, इसमें जो थ्योरी है इसमें बेसिकली एटीट्यूड और बिहेवियर को लिंक किया गया आपस में कि कैसा बिहेवियर और एटीट्यूड का आपस में क्या लिंक है। इसमें उसने वर्कर्स और जो वर्किंग कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसको ज़्यादा बेसिकली उसने ऑब्जर्व किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो वर्कर्स हैं उसकी जो क्या है, किस तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट उनकी है। उसने उसमें वाज़ेह तौर पे बयान किया है कि जो अनकंसिस्टेंसी है किसी भी काम के अंदर
उससे इंडिविजुअल्स जो बिहेवियर है वो किसी भी तरीके से उस तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं वो रिएक्ट नहीं करते। तो उसने इसमें बेसिकली टू जो मोर एटीट्यूड्स हैं उसको बयान किया हुआ है। एनी फॉर्म ऑफ अनकंसिस्टेंसी इज अनकंफर्टेबल एंड इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू रिड्यूस डिसॉन्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। लेकिन जब किसी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी है अगर तो वो अपने काम में वो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करेगा। इट्स मीन अगर वो डिस्कम्फर्ट है तो किसी भी काम के अंदर कंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती। इंडिविजुअल ट्राइज टू रिड्यूस to achieve a stable state of behavior, for example, non-payment of taxes behavior while recommending payment and displaying honesty towards the social obligation। कि हम कहते हैं कि जो टैक्स है वो आप जो टैक्स आप बेसिकली किसी भी चीज़ को जो आप फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज द बिहेवियर। और जो आप ऑनेस्टली किसी भी चीज़ को कह रहे हैं कि मैं इनएस्ट हाँ ये मेरा राइट है मुझे ये पे करना चाहिए। तो जो आपकी जो इनर फीलिंग्स है दैट इज एटीट्यूड। और जो उसमें फिस्टिकर ने इसमें बेसिकली यही बयान किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपका बिहेवियर और आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा लिंकेज है। अगर इन दोनों में कंसिस्टेंसी है यानी कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी बिहेवियर जो आपकी ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट पॉजिटिव पर्सनालिटी को शो करेगा। रिडक्शन ऑफ कैसे इसको डिसऑन्स को कैसे कम किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज एलिमेंट और सिचुएशंस को सामने रख के हम जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम कर सकते हैं। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिलीव ही हैज एन इशू एलिमेंट और सिचुएशन। अगर किसी भी एलिमेंट्स के बारे में उनको किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट है किसी भी सिचुएशन के अंदर वो फील कर रहे हैं कि अनकंफर्टेबल है वो अपना ओवर बिहेवियर शो कर रहे हैं and they are not satisfied with their job, उनकी जॉब इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है सेटिस्फेक्शन अच्छी नहीं है। तो उसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए अगर वो डिस्कम्फर्ट है तो उसकी किस तरह से रिडक्शन की जाए। रिवार्ड दैट मे बी एसोसिएटेड टू द देखिए वो कहते हैं कि जब तक हम रिवॉर्ड जो सिस्टम है जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जो टाइप्स है जो बेसिकली हम एक्सट्रिंसिक में यही कहते हैं कि जब आप रिवार्ड देते हैं देखिए रिवॉर्ड इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी वर्कर है फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे को ही किसी काम में इन्वॉल्व करते हैं हम कहते हैं बेटा आप ये करोगे तो हम आपको ये रिवार्ड मिलेगा। तो वो जितनी मोटिवेशन से वो काम करेगा अगर एम्प्लॉयज को पता है कि इसके काम के बदले हमें ये मोटिवेशन रिवॉर्ड मिल रहा है हमें इंसेंटिव अच्छे मिल रहे हैं हमें जॉब की प्रमोशन अच्छी मिल रही है तो वो उतने कमिटमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा जितना उसको करना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन बेसिकली क्या है जैसे हमने पहले भी उसकी एटीट्यूड की टच में पढ़ा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन बिहेवियर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो जॉब सेटिस्फेक्शन फोकस ऑन एम्प्लॉय एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस जॉब की बेसिकली एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो जब एम्प्लॉयज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको पता होगा हमारा बेसिकली जॉब डिज़ाइन क्या है हम किस लिए जॉब कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज अपनी जॉब के साथ बिल्कुल सेटिस्फाइड है तो वो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इन्हेंस होती रहेगी। जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू जॉब डायमेंशन दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ जॉब कंटेंट होनी चाहिए रेम्यूनरेशन मीन्स के जो आप इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं जॉब्स के अंदर वो होने चाहिए। एटीट्यूड्स आपका को वर्कर्स जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए उनको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये तमाम जो है जॉब प्रमोशन होनी चाहिए यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल है अच्छी लीडरशिप है। तो इससे जो बेस्ट सुपरविजन के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। फैक्टर डिटरमिनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जॉब
सेटिस्फेक्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे बेसिकली। देखिए वर्क कंटेंट, जब एम्प्लॉयज़ को पता हो कि बेसिकली हमारा काम क्या है, जब काम की नौयत का पता हो तो एम्प्लॉयज़ उससे अच्छा काम करेंगे। जब इनको पता है ना, इररेलेवेंट वर्कर्स किसी भी इररेलेवेंट काम के लिए लगा दिए जाएंगे तो उससे एफिशिएंसी कभी भी अचीव नहीं होगी। एफिशिएंसी तभी पता होगी कि जब आपको पता हो, आपने कैटेगरीज बनाई है कि ये काम किन के लिए, ये काम किन के लिए, ये काम किन के लिए। जब आप एम्प्लॉयज़ को उनके किए के मुताबिक देंगे तो उससे जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेहतर होगी। पे एंड प्रमोशन पॉलिसी, देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन में सबसे बेस्ट जो फैक्टर है उसमें ये है कि सैलरी एंड वेजेस प्ले। देखिए सैलरी और वेजेस ये जो है ना दोनों का जॉब सेटिस्फेक्शन में बहुत बेस्ट रोल है। और ये देखिए इक्विटेबल रिवार्ड इज मल्टी डायमेंशनल, इक्विटी होनी चाहिए। जब आप एम्प्लॉयज़ के अंदर बराबरी नहीं रखेंगे आपको अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। आउटपुट आपको तभी मिलेगी जब आपको पता है कि मेरा एम्प्लॉय ये काम कर रहा है तो मैं ये उसको ये रिवार्ड दे रहा हूँ। और जब आपको पता हो कि आपके एम्प्लॉयज़ को ये रिवार्ड मिल रहा है तो वो उससे अच्छा आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। पे सिस्टम एंड प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी जस्ट। देखिए जो पे सिस्टम है और जो परमिशन पॉलिसीज हैं ये भी एक जॉब सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन, जब जिस वर्किंग कंडीशंस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, काम करने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ होना चाहिए। लेआउट ऑफ द वर्क प्लेस मस्ट बी आइडियल सिचुएशंस में काम मस्ट भी होना चाहिए। लाइट वेंटिलेशन, क्लीननेस, enough space of work, immediate availability of supervision, adequate latest tools, generally good surroundings will definitely add a job satisfaction। ये तमाम चीज़ों का जब आप फील फ्री होंगे तो आपको पता होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग है। वहाँ पे कोई सफोकेशंस नहीं है, वहाँ पे कोई शोर नहीं है, वहाँ पे आप बड़ा रिलैक्स माइंड के साथ काम करते हैं, उससे अचीवमेंट अच्छी होती है। Supervision is one of the moderate factor which affect job satisfaction। सुपरविजन लेकिन जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई सुपरवाइज अच्छे से कर रहा है, लीड अच्छे से कर रहा है तो उसका ताल्लुक भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के साथ बहुत ज़्यादा होता है। सुपरवाइजर शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू प्लेस ऑफ वर्क एंड दे शुड बी अवेलेबल, दे शुड टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द। कहते हैं कि जो सुपरवाइजर है उसको चाहिए कि वो मैनेजर्स लीडरशिप जब पर्सनली किसी काम में इन्वॉल्व होगी उससे जो आउटपुट है वो बहुत बेहतर होती जाएगी। वर्क ग्रुप जो भी हम कहते हैं कि जब टीम वर्क से जो आउटपुट मिलती है वो इंडिविजुअल्स सेपरेटली नहीं मिलती, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसको अफेक्टिवली ग्रुप में काम करवाएं कि ये आपका टास्क है, ये आप करें। जैसे हम ग्रुप में फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप्स बना देते हैं कि बच्चों आपका ये टॉपिक है, आपका ये टॉपिक है, आपका ये टॉपिक है, तो जो बच्चे 4-5 मिल के एक टॉपिक के बारे में काम करेंगे, एक तो वो जल्दी काम करेंगे और एक जब आपस में मिल के बैठ के आइडियाज़ को शेयर करेंगे उनके पास जो आइडियाज़ की जो कलेक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप जो टीम वर्क से जो आप सीखते और लर्न करते हैं और जो काम की प्रोडक्टिविटी मिलती है वो इंडिविजुअल नहीं मिलती। पर्सनैलिटी जॉब ऐसी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, यानी कि अगर डॉक्टर हैं तो उनको डॉक्टर की जॉब करनी चाहिए, अगर एमबीएस हैं तो उनको फाइनेंस की जॉब करनी चाहिए, अगर टीचर है तो उनको टीचिंग की जॉब करनी चाहिए। तो यानी कि स्पेशलाइजेशन किसी भी जॉब के साथ उसका आपकी पर्सनैलिटी की और जॉब के साथ उसका लिंक होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, देखिए सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी भी जॉब के अंदर रहते हुए अगर आप सेटिस्फाई हैं तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी। अगर आप अपने जॉब के या अपने वर्किंग इन्वायरमेंट जो कंडीशंस हैं उसके साथ अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो एम्प्लॉयज़ जो अच्छा जो परफॉर्म है वो भी नहीं कर पाएंगे और उससे जो प्रोडक्टिविटी वो भी अच्छी है। प्रोडक्टिविटी इज कंसिडर एज अ रिवार्ड फॉर हार्ड वर्क। कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हार्ड वर्क का जो रिवार्ड है वो प्रोडक्टिव देखिए ना, जब आप कोई काम हार्ड वर्किंग के साथ कर रहे हैं
उससे आपकी बेसिकली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो जब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी ऑब्लिगेशंस हाई हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इससे प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हाई होंगी। सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटिज्म, अगर एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन अपनी जॉब के साथ अच्छी है, तो उससे जो वर्कर्स की किसी काम के अंदर जो एब्सेंटिज्म है वो कम होगी। अगर वर्कर्स अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उनकी जो वर्कर्स की जो एब्सेंटिज्म है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती जाएगी, उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से इसको होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर, ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट है वो कम हो जाएगा। और अगर ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वैसे छोड़ के जॉब को जैसे जाना शुरू हो जाएंगे। एम्प्लॉयज हु आर सेटिस्फाइड विल not a high turnover. Satisfaction is also negatively related to turnover, but the correlation is stronger that we found in absenteeism. Employee perform in moderating factor of the satisfaction. इन तमाम चीज़ों का यानी कि उसने भी इसमें ये कहा कि पुअर परफॉर्म डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फियर एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड। जो एक फियर है ना कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल कर मुझे कोई और जॉब नहीं मिलेगी, एक वो एम्प्लॉयज़ को बस एक काम के साथ बांध के रखना है, लेकिन उससे जो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो नहीं अचीव किया जा सकता। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट हमने जैसे पहले भी में किया है कि ऑर्गेनाइजेशन a strong desire to remain member of the particular organizations की employees को involve करना, उनकी loyalty, उनकी responsibility, उनकी willingness to achieve the shared common objective of the organization के जो willingness to accept the high level of effort on behalf of the organization, definite belief in the and acceptance of value and goal of the organization, ये तमाम चीज़ें and they leave the organization, they continue to do even after they leave the organization। यानी कि जो आप कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके वर्कर्स लॉयल हैं, तो अगर वो आपकी ऐसी पहचान होती है कि ज़िंदगी में भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो रहता है ताल्लुक, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया, तो जो इससे भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा